Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर, आप इसको कह सकते हो चैप्टर 1। ये जो पूरी प्रेपरेशन है, ये जो एक क्रैश कोर्स है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली रीट, यूपीटेट, केवीएस, इन सबको हम टारगेट कर रहे हैं। अभी रीट सबसे पहले है। तो कल हमने समझा था एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है और अलग अलग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय कैसे कैसे शुरू हुए थे, कहाँ से क्या सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, इनिशियल जो हिस्ट्री थी साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, उस पर हमने बात की थी कल। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम बात करेंगे बाल विकास की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की। बच्चा विकसित होता कैसे। अब ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बर्क कहती हैं, है ना। बर्क, जिनकी एक बुक भी चलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बड़ी फेमस, इतनी मोटी सी 700-800 पेज की। तो लिंडा बर्क आई थिंक उनका नाम है। तो लिंडा बर्क कहती हैं कि भाई मनोविज्ञान, जो बाल विकास है, वो मनोविज्ञान की एक शाखा है, और एक ऐसी शाखा है जिसमें गर्भावस्था से या जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तक आने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। तो यही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आज कि चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे वर्क करता है, इसकी स्टेजेस कौन सी हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो एक टॉपिक है वो कैसे वर्क करता है, स्टेजेस में भी बच्चा जब जन्म लेगा उससे पहले की क्या अवस्थाएं हैं, जो हम जन्म पूर्व यानी कॉन्सेप्शन के टाइम पे, फिर जन्म से 2 वर्ष तक क्या स्थिति है। सारे एक एक पॉइंट को हम थोड़ा सा खोल के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सीटेट उतने छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं पूछता, बट बाकी जगह पर पूछे जाते हैं, रीट में पूछे जाते हैं, यूपीटेट में भी पूछ सकता है, बाकी एग्जाम्स में भी। तो उन छोटे छोटे पॉइंट्स को थोड़ा सा स्पीड में डिस्कस करके चलेंगे, बाइलिंगुअल, है ना। और कैसी चल रही है तैयारी। कल का सेशन आपने बहुत पसंद किया, बहुत ही प्यार दिया उसको, आप सभी का धन्यवाद। इससे क्या होता है, एनर्जी और बूस्ट होती है ना, और अच्छा आप लोगों तक रिस्पांस देने का मन करता है। थोड़ा सा जल्दी कर देंगे, कल से क्लास लेट हो गई है आज का सेशन, आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, आ जाओ एक बार। बहुत बढ़िया, ग्रेट, मुलाकात बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं बाल विकास की। कल का सेशन ना देखा हो तो देख लीजिएगा, एक नोटबुक बनाइए और उसमें ये नोट्स लिखते जाइए। ये आपको एग्जाम में कितना काम करेंगे पता भी नहीं लगेगा। 3 दिन हम थियोरी करेंगे और 3 दिन हम क्वेश्चंस करेंगे। मंडे टू वेडनेसडे हम थियोरी करेंगे और बाकी के बचे हुए 3 दिन सैटरडे तक हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, बाल विकास की हम आज बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें हैं यहां पर। एक वर्ड आपने सुना होगा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो ये स्टडी करता है व्यक्ति को कॉन्सेप्शन से यानी गर्भावस्था से मृत्यु तक, या मैं कहूं कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज कह लीजिए या अडल्टहुड कह लीजिए, एक ही बात है। ओल्ड एज या अडल्टहुड कह लीजिए इसको आप। वयस्क, 18 साल के बाद वाले व्यक्ति वयस्क ही कहलाएंगे। ठीक, तो ये कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज मतलब जीवन पर्यंत आपका जो विकास है एक व्यक्ति में कैसे होता है, उसको स्टडी करेगा कौन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान लिख करके हम इसीलिए सीख रहे हैं कि 2 मिनट एक्स्ट्रा बेशक लग जाएं, एक तो टू द पॉइंट बात हो, और दूसरा ये कि जब बोला और लिखा साथ में जाता है तो आपके दिमाग में भी चीजें जमती हैं, क्योंकि जन्म से, या मतलब जन्म से कहना तो गलत होगा, बट बचपन से, स्कूल के टाइम से हम बोर्ड पे ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए इस अप्रोच को अभी के लिए, इस क्रैश कोर्स के लिए अपनाया जा रहा है। ठीक है बात, लाइक शेयर कर दीजिएगा बिना कहे, है ना, उससे एनर्जी बूस्ट होती है। अगर हम बात करें विकासात्मक मनोविज्ञान की, तो ये गर्भावस्था से, गर्भ से, व्यक्ति के गर्भ से, मतलब जब माँ के गर्भ से और मृत्यु तक कह लीजिए या प्रौढ़ावस्था तक, इसमें एक ह्यूमन को स्टडी किया जाएगा। ठीक, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर पूछे चाइल्ड डेवलपमेंट, तब भी ये ऑलमोस्ट स्टडी करेगा। अगर चाइल्ड साइकोलॉजी पूछ ले कि चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान कब तक स्टडी करता है, तो ये एडोलेसेंस तक यानी किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक। ठीक, ये जीवन पर्यंत नहीं करता बाल मनोविज्ञान, बाद में इसको चाइल्ड डेवलपमेंट में ही इंक्लूड कर दिया गया, और ये भी फिर जीवन पर्यंत की स्टडी पे फोकस करेगा। तो 2 चीजें यहाँ याद रखनी है। एक तो ये कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान गर्भ से मृत्यु तक या प्रौढ़ावस्था तक एक व्यक्ति को स्टडी करेगा। दूसरा ये कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो एडोलेसेंस तक यानी किशोरावस्था तक ही स्टडी करती है एक व्यक्ति को।
मतलब हमारे काम का तो एक किशोरावस्था तक का बच्चा ही है ना, स्कूल में उसके बाद के तो 20 साल के बच्चे तो पढ़ते नहीं है। तो किशोरावस्था बाल मनोविज्ञान के तहत, या किशोरावस्था तक की बात बाल मनोविज्ञान में होती है। ठीक, अगर हम बात करें किस चीज की, कि चाइल्ड डेवलपमेंट है क्यों और हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो एक राइटर हैं बर्क, लिंडा बर्क, ठीक, ये कहती हैं कि जो बाल विकास है, इनकी डेफिनेशन है कि जो बाल विकास है, बाल विकास मनोविज्ञान की, देख पा रहे हो ना यहां तक, तो बिल्कुल देख पा रहे हो, मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा है ओहो हो, देखो एक बार, हाँ देख पा रहे हो, बाल विकास, शांति से पढ़ो, दुखी मत हो, कई लोग तो रो रहे हैं, कि एक शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से, जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था यानी कॉन्सेप्शन पीरियड, जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक यानी मैच्योरिटी तक, परिपक्व अवस्था, हिंदी वालों की स्पेशल फरमाइश है कि हिंदी पे फोकस किया जाए, मैं दोनों ही भाषाओं को इंपॉर्टेंस देकर के चलूंगी, आप पेशेंस के साथ सीखिएगा, दिमाग में चीजें टिकेंगी तभी, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये मत सोचिएगा कि 2 मिनट में सब कुछ उड़ा दें, फिर वो दिमाग से भी उड़ जाएगा। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को, या सभी प्रकार के परिवर्तनों को, सभी प्रकार के परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब अंग्रेजी वाले दुखी होंगे हैं कि हमारा साथ बिल्कुल छोड़ दिया क्या, साथ नहीं छोड़ेंगे आपका। इसका सिंपल सा मतलब है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट, साइकोलॉजी, इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज अ चाइल्ड फ्रॉम कॉन्सेप्शन पीरियड टू मैच्योरिटी, यानी गर्भावस्था, कॉन्सेप्शन से, प्रेगनेंसी से मैच्योरिटी तक यानी अडल्टहुड तक, या जब तक भी बच्चा मैच्योर होगा, उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स में चेंज हो रहे हैं उनको स्टडी करेगा, उनको एक्सप्लेन करेगा। कौन? चाइल्ड डेवलपमेंट। भाई बच्चा क्लास में आया, आपने देखा दुखी है, ध्यान ही कहीं और है, या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, या इमोशनली खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आप इस परिवर्तन को बाल विकास के तहत क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे उसे। क्यों? क्योंकि इन्हीं परिवर्तनों की तो स्टडी की बात हो रही है, इन्हीं चेंजेस को तो स्टडी कर रहे हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट में। आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने ये चीज बहुत देखी है बहुत सारे लोगों में, वो ये कहते हैं यार बचपन से हमने या 12th तक और सारी जिंदगी सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये इतना अटपटा सा सब्जेक्ट है, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं इसको, स्कूल में तो हमें पढ़ाना नहीं है ये सब्जेक्ट। ये हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं एज टीचर्स, भावी अध्यापकों के रूप में, कि हम बच्चे को समझ पाएं, उसके विकास को समझ पाएं कि वो किस स्टेज में कैसा बिहेव करेगा या क्या परिवर्तन उसके अंदर हो रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑल एस्पेक्ट्स में हम क्या समझ पाएं? चेंजेस को समझ पाएं, बच्चे में होने वाले परिवर्तनों को समझ पाएं और उसके लिए कुछ बेहतर प्लान डिवाइस कर पाएं। इसीलिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, मैं और आप इसीलिए इसको समझ रहे हैं। इसीलिए सीटेट से लेकर के और कोई भी टीचिंग का ऐसा एग्जाम नहीं है जहां बाल विकास को इग्नोर कर दिया जाए। कम क्वेश्चन आए, ज्यादा क्वेश्चन आए, आते जरूर हैं। ठीक है बात। इवन केवीएस टीजीटी में तो अभी उन्होंने हटा करके पूरा 40 नंबर में मैथडोलॉजी ही डाल दी हर सब्जेक्ट की, कि भाई आपको अपना सब्जेक्ट पता है नहीं पता, बच्चे को जरूर समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लिंडा बर्क कह रही हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which studies a child from conception to maturity period in all aspects, मतलब सभी तरह के जो चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं, उनको स्टडी करेगा बच्चे के अंदर, बाल विकास। ठीक है बात। इस बात को समझने में कोई दर्द, समस्या, परेशानी, कोई दुख हो तो बता दीजिए, उसको हम दूर कर देंगे, है ना। चलें आगे। कल से थोड़ा जल्दी रख लेंगे क्लास, रो मत, दुखी मत हो,
जीवन में वैसे ही बहुत दुख है, क्लास के लिए भी रोओगे क्या? है, हर किसी के लिए रोओगे जीवन में, खुश कब होगे फिर? देखो एक बार 2-4 लोगों को जाने भी दीजिए। देखो, अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट की अब हम बात करेंगे कि विकास क्या है। वृद्धि और विकास आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, विकास क्या है। आज हम कुछ डिटेल्स में ज्यादा जाने वाले हैं, तो इनको हेडिंग बना बना के लिख लीजिएगा। ये चीजें आपको एक किताब में कहीं नहीं मिलेंगी, पता नहीं कितनी जगह से पढ़ोगे जब जाकर के मिल पाएंगी। डेवलपमेंट यानी विकास क्या है। जब बात विकास की होती है तो हम सिंपल शब्द में, एक सिंगल शब्द में समझ लेते हैं, चेंज, परिवर्तन। और मैं बहुत बार कहती भी हूं कि भाई जैसे आप 5 साल पहले होते हैं वैसे आप 5 साल बाद नहीं होते। जैसे आप 5 वर्ष की उम्र में थे वैसे आप 15 में नहीं थे, जैसे आप 15 में थे वैसे 25 में नहीं है और 35 में नहीं होंगे। दैट मीन्स चेंजेस होते रहते हैं। बट कैसे चेंजेस? कोई भी रैंडम चेंजेस विकास नहीं है। डेवलपमेंट कोई भी अटपटा सा चेंज, बस रात को उठ के सुबह बुखार आ गया डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट किस तरह का चेंज है? पैटर्न ऑफ चेंजेस है, यानी एक पैटर्न में परिवर्तन है। और वो कैसे पैटर्न में? मेनली 3 चीजें आप याद रखेंगे। एक तो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं ये, यानी प्रगतिशील, आगे बढ़ते हुए क्रम में, जिससे कुछ भला हो आपका, कुछ बेहतरी के लिए आप डेवलप हो, है ना। प्रगतिशील परिवर्तन यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस, बेहतरी के लिए होने वाले चेंजेस, ठीक। दूसरा है आपका ऑर्डरली, यानी एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में होने वाले चेंजेस। इसको क्या कहेंगे? क्रम कहेंगे। ये आंख बंद उठा करके, ऐसे ही मुंह उठा करके कोई भी चेंज नहीं, सीक्वेंस में। स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल हैं, कि इन्फेंसी में जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है तो वो पूरी दुनिया में इन्फेंसी में ही है। ऐसा नहीं है इंडिया का बच्चा इन्फेंसी अलग है और अमेरिका का अलग है, ठीक। तो ये ऑर्डरली है, सीक्वेंस में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं। पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो नीचे उसका कंट्रोल आ रहा है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा या क्रॉल करना, घिस करके चलना सीखेगा, फिर वो खड़े होना सीखेगा, फिर वो नॉर्मल चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है पहले दौड़ना सीख लिया और बाद में घिसट के चलना सीखेगा, क्रॉलिंग। मतलब एक ऑर्डर है इसका, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें तो कोई दौराए है ही नहीं, है ना। लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी जीवन पर्यंत, पूरे जीवन। प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल चेंजेस, यानी ऐसे परिवर्तन जिनका अनुमान लगाया जा सके, यानी अनुमान आप लगा सके, ऐसे परिवर्तन। 3 चीजें हमने जानी, वो छत में लगती है ना पीओपी, उससे ही आप याद रख सकते हो, आपके विकास के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पीओपी निमोनिक है, मैं हमेशा आपको निमोनिक बता करके चलती हूं ताकि आपको चीजें आसानी से याद रहें, क्योंकि बाल विकास में बहुत चीजें हैं जिनको आपको याद भी रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। पहले समझना है फिर याद भी रखना है, ठीक है। 9 बजे से देखते हैं यार, 9 बजे से हो पाएगी या नहीं क्लास, मैं कोशिश करूंगी 9 बजे से करने की, बता दूंगी आपको जैसे भी होगा। निमोनिक यानी शॉर्ट फॉर्म बना दी हमने पीओपी, पी फॉर प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील चेंजेस जो बेहतरी के लिए हैं, ऑर्डरली और सिक्वेंशियल यानी क्रम में होने वाले परिवर्तन, और प्रिडिक्टेबल चेंजेस। भारतवर्ष में एक कहावत चलती है और मैं आपको हमेशा कहती हूं जब भी ये चैप्टर डिस्कस करती हूं आपके साथ, कि ये कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। दैट मीन्स जो आपकी इनिशियल हरकतें हैं, यानी जो बच्चे का इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पे टीचर और पेरेंट्स ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, या आगे उसकी गति कैसी रहेगी, या वो किस दिशा में जाएगा। अब ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी कर दी कि नहीं जो कह दिया वही होगा हर हालत में, बट कुछ हद तक अनुमान लगाना संभव है उसकी अर्ली कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके शुरुआती सालों की विशेषताओं को देख करके। जैसे कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं और बहुत ही अच्छे से क्लियर वर्ड बोल रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं यार इसका भाषा विकास अच्छा हो रहा है, या हो सकता है ये भाषिक जो बुद्धि है इसकी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वो अच्छी हो। या किसी की अपनी एज के बच्चों से हाइट ज्यादा है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे भी इसकी हाइट ज्यादा रहेगी। क्या है ये? प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं डेवलपमेंट के अंदर। ये बात सही है कि नहीं है? ठीक। तो प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल चेंजेस में शामिल होते हैं। अब 2 चीजें हैं, देखो विकास जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि रिवर्स में गियर डाला और गाड़ी पीछे ठोक दिया आपने, यहां विकास में ऐसा नहीं होता। ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये प्रतिवर्ती नहीं है, पीछे नहीं जाएगा। लेकिन इस बात से हम कई बार गलत अनुमान लगा लेते हैं,
विकास प्रतिवर्ती नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन मॉडिफिएबल है। इसमें जो परिवर्तन है उनमें मॉडिफिकेशन संभव है, और स्पेशली साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, आपके मानसिक विकास से संबंधित जितने एस्पेक्ट है वहां तो बहुत ही आसानी से संभव है। ठीक, डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल, यानी विकास जो है, डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल या इजंट रिवर्सिबल। ठीक, प्रतिवर्ती नहीं है। ऐसा नहीं है आज आप 6 फीट के हो गए और कल आप, या आज आप किशोरावस्था में हैं और कल आप बाल्यावस्था में पहुंच जाएंगे, चाइल्डहुड में। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। एक बार अब आपकी दादी जो हैं वो आपकी उम्र में तो आ नहीं जाएंगी, चाहे वो सोच के लेवल पे हो चाहे जैसे भी हो। तो डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल, यानी विकास जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन इट इज मॉडिफिएबल। इट इज मॉडिफिएबल, यानी मॉडिफिकेशन संभव है, परिवर्तन संभव है, इसमें चेंज संभव है, चेंज की गुंजाइश है। ठीक, तो ये मॉडिफिएबल है। विकास क्या है? मॉडिफिएबल है। इतनी बात क्लियर है हमें या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ। ये आपस में बात करने आते हो या मेरी सुनने आते हो? हैं, बताओ। बहुत बढ़िया। बफरिंग यहां से तो नहीं है भाई, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। मॉडिफिकेशन संभव है, बदलाव संभव है, और आप देखते भी हैं समय के साथ बदलाव होते हैं। ठीक, समय के साथ बदलाव होते हैं, चाहे वो आपकी सोचने की क्षमता में हो, चाहे वो आपके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो, इमोशनली हो, इवन फिजिकली भी। तो मॉडिफिकेशन संभव है डेवलपमेंट में, बट ये रिवर्सिबल नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। अब एक और वर्ड आपने सुना है, ग्रोथ। ग्रोथ, जिसको अभिवृद्धि या वृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि या फिर वृद्धि कहते हैं। ये हमने जान लिया कि विकास ऐसे परिवर्तन है जो जीवन पर्यंत चलता है, आपकी गर्भ से लेकर के। अगर मैं बात डेवलपमेंट की करूं तो ये गर्भ से लेकर के, डेवलपमेंट यानी विकास, है ना। ये आपका मित्र नहीं है विकास, ये डेवलपमेंट वाला विकास है। बहुत ही बेकार पीजे है ये, लेकिन आपको याद रहेगा। ऐसे ऐसे पुअर जोक्स अगर मैं मारती रहूंगी आपके सामने तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स भूलेंगे नहीं। ठीक है बात। पहले डेवलपमेंट के बारे में 2 चीजें और समझ लो। अगर हम बात करें किसकी? डेवलपमेंट की, यानी विकास की, तो ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, यानी गर्भ से कब्र तक जाएगा। ऐसे कई लोग तो ऑफेंड हो जाएंगे कि हमारे धर्म को ऐसे कह दिया, हम तो कब्र में नहीं जाएंगे। इसका सिंपल मतलब है, नहीं अभी पता नहीं सीटेट सिलेबस चेंज करेगा या नहीं, कोई पूछ रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। करना चाहिए वैसे, अगर जल्दी हुआ तो नहीं होगा, और अगर थोड़ा टाइम लेके ये लोग सीटेट लेते हैं तो फिर हो जाएगा चेंज जहां तक है। ठीक, वूम टू टूम का मतलब है गर्भ से कब्र तक, यानी मृत्यु तक, लाइफ लॉन्ग चलेगा, हमेशा चलेगा, नेवर स्टॉप्स। इट नेवर स्टॉप्स, कॉन्टिन्यूअस है, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। लाइफ लॉन्ग चलेगा, जीवन पर्यंत। आप कुछ ना कुछ बेहतर सीख सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, हमेशा। ठीक, एक और चीज है, डेवलपमेंट में कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस के साथ साथ कुछ डिक्रीमेंटल चीजें भी शामिल होती हैं, जिसको हास कहते हैं हिंदी में। उस पर अभी हम आएंगे। ठीक, ये बात हमने समझ ली। आ जाएं वापस। अभिवृद्धि की हम बात कर रहे थे, यानी किसकी? ग्रोथ की। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है? ग्रोथ एक हिस्सा है विकास का। विकास एक ब्रॉड डोमेन है, ये बात हमें सबसे पहले समझनी होगी कि ये क्या है, एक संकुचित पक्ष है विकास का, यानी नैरो कॉन्सेप्ट है किसके सामने? डेवलपमेंट के सामने। क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर एस्पेक्ट है, एक ब्रॉड एस्पेक्ट या ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा संप्रत्यय है जो विस्तृत है, जिसमें अभिवृद्धि समाहित है,
यानी विस्तृत है। इससे ज्यादा धीरे नहीं पढ़ा सकती हूं मैं, विस्तृत है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एकमात्र हिस्सा है, ऐसा मान सकते हैं कि ये हुआ डेवलपमेंट और इसमें एक छोटा सा गोला है जिसको ग्रोथ कह रहे हैं, और इसी में एक छोटा सा गोला है जिसको मैच्योरिटी कह रहे हैं, यानी परिपक्वता, जो एक एज तक होगी, उसके बाद रुक जाएगी। तो ग्रोथ, मैच्योरिटी यानी अभिवृद्धि और परिपक्वता दोनों विकास के ही अंदर समाहित हो जाते हैं, हम ये बात कह सकते हैं। समझे कि नहीं समझे बताइए। क्लास का टाइम 9:30 है और अभी उसी को ही रखेंगे, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा टाइम पे शुरू हो जाए HPS टॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नैरो कॉन्सेप्ट है। जो ग्रोथ है इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस या फिजिकल एस्पेक्ट से, शारीरिक पक्षों से ही जुड़ी हुई है, फिजिकल एस्पेक्ट्स, या मैं इसी को दूसरी भाषा में कहूं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी ऐसे चेंज जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जैसे आपकी बॉडी से रिलेटेड हैं, जो बाह्य चेंज है यानी एक्सटर्नल चेंजेस हैं, जिनको आप माप सकते हो। आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, आपके जो भी ऐसी जो भी आपकी वेस्ट है, बेसिकली ये सब क्या है, ये वृद्धि है जिनको मापा जा सके। एग्जैक्टली मेजरमेंट संभव है, यानी मापन संभव है, माप सकते हैं हम वृद्धि को। वहीं अगर हम बात करें किसकी, विकास की, तो विकास आपका फंक्शनल चेंजेस आते हैं इसमें, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल चेंजेस, यानी प्रकार्यात्मक परिवर्तन, जो आपकी एबिलिटी में चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ पैर बढ़े, आपका शरीर बढ़ा, ये हुई वृद्धि, ये वृद्धि है। ठीक है आकाश सिंह, 9:30 ही रखेंगे टाइम। वृद्धि क्या है, आपका शरीर का बढ़ना, आपके हाथ पैरों का बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना, लेकिन आपकी हड्डियों में जान आना विकास है। ठीक, तो ये जो मजबूती है या समझ का आपकी विकसित होना, ये सब क्या है, विकास का एस्पेक्ट है, जिसको आप जरूरी नहीं है हमेशा सही सही मात्रा में माप पाए, है ना। तो डेवलपमेंट का एग्जैक्ट मेजरमेंट, सही सही मापन संभव नहीं है, एकदम सही मापन संभव नहीं है, सही मापन संभव नहीं है, ठीक, संभव नहीं है, ठीक ठीक नहीं माप सकते, इसका आकलन संभव है, मेजरमेंट संभव नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप विकास के हर पक्ष को मापेंगे। मेरी समझ कल से अब तक कितनी बढ़ गई, मैं इमोशनली कितना डेवलप कर गई, ये कैसे पता चलेगा आपको? मापेंगे इसको, 250 ग्राम समझ बढ़ गई कल से आज तक मेरी, कैसे कहोगे? तो डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि आप इसको माप पाओ, लेकिन वृद्धि मैं बता सकती हूं कि कल से आज तक मेरी इतनी हाइट बढ़ी या इतना वेट बढ़ा या कम हुआ। समझ पा रहे हो बात को? ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। वृद्धि सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट यानी मात्रात्मक परिवर्तनों से ही संबंधित है, मात्रा में परिवर्तन वृद्धि है, लेकिन विकास जो है वो क्वालिटेटिव चेंजेस यानी क्वालिटी में, फंक्शन में चेंज, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन। अगर पूछे दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव किस में आएंगे, तो भी विकास में आ जाएंगे, क्योंकि विकास का ही हिस्सा है वृद्धि। लेकिन वृद्धि जो है उसमें विकास शामिल नहीं हो सकता, विकास में वृद्धि शामिल हो सकती है। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी? तो क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन पूछे तो आप कहेंगे वृद्धि, मात्रात्मक और गुणात्मक पूछे तो आप कहेंगे विकास। अगर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ऑप्शन में ना हो तो सिर्फ क्वालिटेटिव चूज करेंगे विकास के लिए, गुणात्मक चूज करेंगे विकास के लिए। एक और चीज जो लास्ट पॉइंट है इसका, इस पूरे डिस्कशन का, वो मैं एक बार आपको बता देती हूं। इतने आप लाइक कीजिए, एनर्जी फैलाइए, लोगों को कहिए पढ़ो बेटा पेपर आएगा, है ना। ऐसे दोस्तों में तो बोलते हैं ना, ऐसे बेटा बोलना इज सो कॉमन बिटवीन फ्रेंड्स। अब कई लोग तो कहेंगे हमने नहीं बोला कभी, आज ही बोल के देखेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो यहां बात कर रहे थे वृद्धि और विकास की, तो वृद्धि में सिर्फ इंक्रीमेंटल चेंजेस, ओनली इंक्रीमेंटल चेंजेस यानी बढ़ते हुए, इंक्रीमेंटल चेंजेस ओनली, यानी बढ़ते हुए परिवर्तन। लेकिन यहां डिक्रीज भी हो सकता है, क्षयन भी हो सकता है, किसमें? डेवलपमेंट में। यहां पर इंक्रीमेंटल तो है ही, प्लस डिक्रीज कह लीजिए या क्षयन, इसका एग्जैक्ट वर्ड अभी मुझे नहीं याद आ रहा इंग्लिश वाला, ह्रास कहते हैं इसको, यानी घटना। कैसे? विकास एक टाइम के बाद जाकर के, वृद्धि पीछे नहीं आएगी,
विकास ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब आपकी एज बढ़ती है, आपकी क्षमता जितना तेज आप पहले दौड़ सकते थे, हो सकता है एक एज के बाद ना दौड़ पाए। बुढ़ापे में आपकी जो मेमोरी इतनी अच्छे से डेवलप हुई थी वो कम हो सकती है, तो वो भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है कि आपकी जो क्षमता थी वो एज के अकॉर्डिंग कम हुई है। कुछ चीजों में डेवलप तो आप हो रहे हैं ओवरऑल, लेकिन कुछ चीजें डिक्रीज भी हुई हैं, हास भी हुआ है उनमें। ये भी विकास के ही अंदर आएगा। नहीं तो कई लोग ये मानते हैं कि सिर्फ बढ़ना ही विकास है, बट कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनमें विकास हास यानी उसमें डिक्रीमेंट भी होगा, डिक्रीज भी होगा। ठीक है, बात आगे बढ़े, इतना याद रखिए, इतना काफी है इसके लिए, बाकी सब माफी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, कौन सी हवाओं में चलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अगर हम बात करें वृद्धि और विकास को, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अभी हम स्टेजेस पे जाएंगे डायरेक्ट। स्टेजेस सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आज के चैप्टर का। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, इसको समझने के बाद सीधे चलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये नोट करते रहिएगा अगर साथ में कर सकते हैं तो। वैसे तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग कारक प्रभावित करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान माँ का जो आहार है वो प्रभावित करेगा, बाद में जो एजुकेशन है वो भी प्रभावित करेगी। लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे हैं पूरी लाइफ के दौरान विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सिंपल आपको पता है, एक है हेरिडेटरी रीजन, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, जो जीन जेनेटिक रीजन है। कोई बीमारी है या कोई अच्छा इंटेलिजेंस का स्तर आपके अंदर है, तो आपकी जो हेरिडिटी, आपकी मेमोरी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी हाइट, ये सब चीजें कहां से आएंगे? हेरिडिटी से। एनवायरमेंट की यदि हम बात करें, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट हो, फिजिकल एनवायरमेंट हो, है ना। तो एनवायरमेंट में आपका एजुकेशन भी आ जाएगी, ठीक, न्यूट्रिशन जो खान पान है आपका वो भी आ जाएगा, इवन जो जेंडर है, जिस कल्चर या सोसाइटी, जिस क्लास से आप हैं, वो सारी चीजें एनवायरमेंट में आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं लगभग हर चीज विकास को प्रभावित करती है। आपकी आर्थिक स्थिति, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका न्यूट्रिशन, आपका जेंडर, आपका देश, सारी चीजें। भाई जो डेवलपिंग नेशन है वहां तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिल जा रही है ना बच्चे को, यहां तो कष्ट है। तो विकास को प्रभावित करता है कौन? सिर्फ दो कारक हैं पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में, जो हर चीज में आकर के अटकते हैं बीच में। एक है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरमेंट। इसमें वुडवर्थ कहते हैं, कई लोग कहते हैं हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते हैं एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों ही बराबर का रोल प्ले करते हैं। बराबर का रोल से मेरा मतलब यहां ये नहीं है कि 50-50%, ये बात कभी भी हम नहीं मान सकते कि 50% हेरिडिटी का रोल है विकास में यानी डेवलपमेंट में और 50 एनवायरमेंट का। ये एडिटिव होते ही नहीं है, यानी ऐड नहीं कर सकते हम इनको ऐड नहीं किया जा सकता, नॉट एडिटिव एट ऑल, यानी जोड़ नहीं सकते हम। ये नहीं कह सकते 50% हेरिडिटी और 50% एनवायरमेंट। दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि किसी एक पक्ष में हेरिडिटी जो आपके आनुवंशिकता से गुण मिले हैं वो ज्यादा प्रभावी होंगे, तो किसी दूसरे पक्ष में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी होगा, है ना। तो इसलिए दोनों को महत्व दिया जाता है, लेकिन 50-50% जैसा कोई आंकड़ा नहीं है, तो कभी भी ये नहीं कहेंगे 50-50%। ठीक है बात। वुडवर्थ कहते हैं कि डेवलपमेंट में, विकास में हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, किसी एक को हम महत्व नहीं दे सकते। कुछ चीजें हेरिडिटी से प्रभावित होती हैं, जैसे आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, आपकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ बीमारियां, ये सब हेरिडिटी से आती हैं, और इवन आवाज आपकी, और बाकी चीजें एनवायरमेंट, जैसे आपकी एजुकेशन, आप देश किस में रहते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, ये सारी चीजें कहां से हैं? एनवायरमेंट से हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है अगर मैं कहूं तो। ठीक, अच्छा एक और चीज, हेरिडिटी क्या है?
लिमिट सेट कर देती है, ये क्वेश्चन के बेस में पूछा हुआ है, हेरिडिटी लिमिट सेट कर देती है, सेट्स द लिमिट, ठीक। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसके बीच में एनवायरमेंट का रोल आ जाता है, आप या तो यहां या तो यहां, ठीक। बिल्कुल ही बुद्धू है बच्चा, बिल्कुल मतलब इडियट वाली कैटेगरी में है अगर आईक्यू के हिसाब से, तब वो लोअर लिमिट हो गई। तो एक क्वेश्चन आता है कि हेरिडिटी क्या बताएगी कि हाउ फार वी विल गो, हाउ फार वी कैन गो, क्या होगा। तो हेरिडिटी डिसाइड करती है, हेरिडिटी संभावना डिसाइड करती है कि हम कितने दूर जाएंगे, हाउ फार वी कैन गो, ठीक। इसमें हाउ फार वी विल गो नहीं होगा, विल नहीं लगेगा, विल का मतलब तो ऐसा हो गया आपको पता ही है, आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं कि इतना ही होगा, है ना। विल नहीं होगा, कैन है, संभावना है कि यदि सही एजुकेशन मिली, सही माहौल मिला, तो आप कितना आगे जा सकते हैं, ये हेरिडिटी लिमिट तय कर देती है इस चीज पे। समझ में आई बात। 8686 लोग देख रहे हैं और 7900 लोगों ने लाइक किया है। LHS बराबर RHS होना चाहिए हमारे यहाँ, ऐसा ही चलता है, ठीक। एक और चीज, हेरिडिटी को दूसरी भाषा में, ये बेसिक सी चीज है वैसे तो, नेचर कहा जाता है, बायोलॉजी भी कह देते हैं कई लोग, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कह देते हैं, बायोलॉजी कहना तो गलत होगा, जैविक पक्ष, ठीक। नेचर, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, जीन्स या जेनेटिक एस्पेक्ट, जो आपको अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से मिले हैं, चाहे वो आपका इंटेलिजेंस का स्तर हो। वहीं एनवायरमेंट को क्या कह दिया जाता है, नर्चर कहते हैं। यानी नर्चर, जैसे आप एक पौधे को नर्चर करते हैं ना, वैसे एनवायरमेंट नर्चर है और जो हेरिडिटी है वो नेचर है। ये बात तो क्लियर है सभी की, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में, ठीक। ये डायनामिक है, परिवर्तनशील। अब हम सीधा स्टेजेस पे जाएंगे। डायनामिक यानी परिवर्तनशील है, एनवायरमेंट तो आप कभी भी बदल सकते हैं, बट हेरिडिटी क्या है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि आप अपने जीन्स बदलवा लेंगे दुकान पे जाकर के, एनवायरमेंट तो आप बदल लेंगे जैसी आपकी स्थिति होगी। तो ये स्थिर है, हेरिडिटी क्या है, फिक्स है, स्थिर है, जबकि एनवायरमेंट परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव संभव है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर जा सकते हैं, है ना, एंड वाइस वर्सा, ठीक। एनवायरमेंट परिवर्तनशील है, दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। अब सीधा सीधा आते हैं स्टेजेस पे डेवलपमेंट की। स्टेजेस में हम शुरू करेंगे कहां से, ह्यूमन डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हैं। पहली जैसे इन्फेंसी नहीं होगी, पहली होगी प्रेगनेंसी, या फिर हम कॉन्सेप्शन पीरियड कह सकते हैं इसको। कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान का समय, कॉन्सेप्शन पीरियड, जन्म से 9 महीने पहले तक, 9 मंथ्स या 280 दिन बिफोर बर्थ। इसको पेशेंस से पढ़िएगा। मूवी आप 3 घंटे की देख लेते हैं, लेक्चर आपको 1 घंटे का देखने में दिक्कत होती है, तो बहुत दिक्कत होगी अभी। 9 मंथ्स बिफोर बर्थ, पेशेंस टेस्ट कर रही हूं मैं इस सीरीज में आपका। दूसरा है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, इनको हिंदी में भी समझेंगे, टेंशन मत लो। इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म से 2 वर्ष तक, 0 to 2 ईयर्स भी इसको हम काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको 0 लिखने में, क्योंकि 2 साल तभी होंगे जब 365 दिन की एक साइकिल जाएगी, जब वो 1 साल कहलाएगा, इतने 0 ही है, ठीक। 0 ईयर है वो, 0 ये नहीं है कि बच्चा 0 साल का है या 0 दिन का है, बट ईयर 0 है, ठीक। इन्फेंसी, फिर है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, इसको हम 2 to 12 ईयर्स तक कई लोग काउंट कर लेते हैं, 2 से 12 वर्ष। फोर्थ स्टेज है एडोलेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष। फिर है 5वीं स्टेज आपकी अडल्टहुड या वयस्कावस्था, बाद में इसको प्रौढ़ावस्था में ये बदल जाती है। 18+, 18 साल के बाद की जो अवस्था है वो इसी में आएगी। अलग कह रहे हैं, लाइक ज्यादा हो गया, अरे बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये सब खेल तो चलता रहेगा, ठीक। अब चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारे लिए या आपको स्कूल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। CD में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ये सारी स्टेजेस आती हैं। ये एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, क्योंकि 18 साल के बाद तो बच्चा स्कूल से निकल जाएगा और आप स्कूल तक की ही तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। इस चाइल्डहुड में 2 चीजें आ जाती हैं, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड।
ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी कोई दुख दर्द हो तो बताओ, आगे बढ़ेंगे। पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज, प्रेगनेंसी पीरियड कह लीजिए इसको, या प्री नेटल स्टेज भी कह देते हैं, प्रसव पूर्ण अवस्था, प्री नेटल स्टेज, या फिर कॉन्सेप्शन पीरियड यानी गर्भाधान का समय, ठीक, या फिर देख पा रहे हो क्या यहां तक, हाँ, या फिर ठीक, बेसिकली कुल मिलाकर प्रसव पूर्ण अवस्था यानी जन्म से पहले की प्रसव पूर्ण अवस्था। टाइम पीरियड क्या है इसका, टाइम पीरियड है इसका 280 दिन। गर्भाधान के बाद जब मां के गर्भ में बच्चा कंसीव हो गया उसके 9 महीने तक, 9 मंथ्स नॉर्मल टाइम पीरियड है, 9 मंथ्स, 9 माह 10 दिन। अब जरूरी नहीं है हर कोई 9 महीने में हो जाए, कोई 10 दिन पहले होगा, कोई 10 दिन बाद होगा, ठीक, 1 महीना पहले भी। 9 मंथ्स या फिर 280 डेज, 280 दिन, ठीक, ये इसका टाइम पीरियड है। इसकी 3 स्टेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रसव पूर्ण अवस्था या गर्भावस्था की 3 स्टेजेस महत्वपूर्ण हैं। 3 स्टेजेस कौन सी हैं देख लीजिए। 3 स्टेजेस हैं, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक और फीटस, ठीक। 280 डेज यहीं लिख देती हूं मैं, 280 डेज, ठीक, 280 दिन जन्म से पहले के, जन्म से पहले, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, ठीक, गर्भ में है बच्चा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत परेशानी कोई गम कोई दुख हो तो बताओ। अगर मैं बात करूं यहां तो हम कह सकते हैं कि 3 स्टेजेस हैं इसके अंदर। एक है जर्मिनल स्टेज जिसको बीजावस्था कह देते हैं, जर्मिनल स्टेज या बीजावस्था, बीज के जैसा है बच्चा इस स्टेज में, एक अंडे के जैसा है, एक सुई की नोक के जितना मान के चलते हैं उसको, हेड के जितना। जर्मिनल स्टेज कितना, कॉन्सेप्शन से, गर्भाधान से 15 दिन तक का टाइम पीरियड है, गर्भाधान से 15 दिन, कॉन्सेप्शन टू 15 डेज, जब कंसीव किया है माता ने तब से 15 दिन तक, कॉन्सेप्शन टू 15 डेज, ठीक है बात। इसमें क्या होगा, बच्चा एक बीज के जैसा है, एक एग के जैसा है, ये कह सकते हैं, ठीक है बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां अभी उसमें बहुत कुछ डेवलप नहीं हो गया है, अभी वो ऐसे ही फिर रहा है, फिर बाद में अभी तो उसको 10 दिन बाद तो न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा मां से, ठीक है। फिर इसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज आ जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज है पिंडावस्था कह देते हैं इसको हिंदी में। ये मुश्किल चीजें, कई लोगों का सर में दर्द हो सकता है इन चीजों को जानने में। ये 2 हफ्ते से यानी 15 दिन से, भाई 2 हफ्ते तक, कॉन्सेप्शन से 2 हफ्ते तक का टाइम हो गया था ये जर्मिनल स्टेज। अब 2 हफ्ते से 2 महीने का समय क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है जहां उसके मुख्य जो पार्ट हैं बॉडी के वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बहुत तेजी से वो डेवलप होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब इसके बाद आती है आपकी फीटस स्टेज यानी भ्रूणावस्था कहा जाता है। बेसिकली इस स्टेज में अंग तो डेवलप हो ही चुके हैं ऑलरेडी, बस उनमें जान आएगी, उनमें पावर आएगी। तो ये 2 मंथ से जन्म तक का, बर्थ तक का टाइम पीरियड है, 2 माह से जन्म तक की अवधि है जिसको फीटस कहते हैं। वो कहा जाता है ना, बीच लिख दिया क्या मैंने, अच्छा, अरे यार ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई बार ध्यान पढ़ाने पे होता है, ठीक है, ठीक है बात, ये तो अंडरस्टूड है ना, ठीक है बात। बहुत दिन बाद आपको लाइव देखा, अच्छा धन्यवाद। डोरेमोन गौतम क्लास रोज कितने बजे होती है? डोरेमोन क्लास होती है 9:30 बजे, और अपना रिमोट लेकर के बैठ जाइएगा, ठीक। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। आप इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक याद रख सकते हैं, GEF, जेफ, यानी जर्मिनल स्टेज गर्भाधान से 15 दिन तक, एम्ब्रियोनिक स्टेज 2 हफ्ते से यानी 15 दिन से 2 माह तक,
फीटस यानी भ्रूणावस्था 2 महीने से जन्म तक। क्लियर है बात? क्लियर बात? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द? क्लियर है। 40 to 42 वीक्स भी कह देते हैं इसको, 40 से 42 हफ्ते, अगर किसी को हफ्तों में याद रखना हो तो। ठीक, इस दौरान प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चे की जो माँ का आहार है वो इंपॉर्टेंट है, माहौल इंपॉर्टेंट है, इमोशंस इंपॉर्टेंट है बच्चे की माँ के। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जब जन्म होगा बच्चे का, इन्फेंसी पीरियड आ गया, सेकेंड स्टेज इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। इन्फेंसी पीरियड जन्म से 2 वर्ष तक, इन्फेंसी पीरियड शैशवावस्था। इसकी अगर हम बात करें, अब गर्भावस्था यानी जो अभी हम प्रीनेटल स्टेज पढ़ रहे थे, उस स्टेज में बहुत तेजी से विकास होता है, बहुत तेजी से विकास होता है, ये हम कह सकते हैं। और शारीरिक विकास सबसे तेजी से होगा, बाकी तरह का विकास कितना होता है वो तो हमें नहीं पता गर्भ के अंदर, बट होता बहुत तेजी से है। स्पेशली जो ग्रोथ है फिजिकल, वो बहुत तेजी से होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन्फेंसी पीरियड यानी शैशवावस्था, 0 to 2 years ऑफ टाइम पीरियड। अब इसमें जब बच्चे का जन्म होता है, एक पर्चुनेट पीरियड करके एक चीज है, पर्चुनेट काल कह लीजिए आप इसको। ये रीट वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा डीप चला जाता है, बाकी तो आजकल ये आपके प्रेगनेंसी पीरियड या जो प्रीनेटल स्टेज है उसमें तो नहीं इस तरह के क्वेश्चन पूछता, बट फिर भी पर्चुनेट काल यानी ये वो काल है जब गर्भनाल जो है माता से काट करके अलग ना की जाए जब तक बच्चे की, उस पीरियड को पर्चुनेट काल कह रहे हैं। गर्भनाल कटने तक का समय आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक, गर्भनाल को काट करके अलग किया जाए बच्चे को, उतने टाइम पीरियड को पर्चुनेट पीरियड कह रहे हैं। जन्म के बाद का उतना टाइम पीरियड, जन्म के बाद का उतना टाइम पीरियड जिसमें गर्भनाल को मां से काट करके अलग किया है बच्चे को, उसको पर्चुनेट काल कह रहे हैं, पर्चुनेट पीरियड कह रहे हैं। ये बात क्लियर है या नहीं है? किसी को कोई दुख समस्या परेशानी हो तो बताओ, आगे बढ़ेंगे। जो बिल्कुल नया बच्चा है, नवजात शिशु, उसको क्या कहेंगे? नियोनेट कहा जाता है। नवजात शिशु को नियोनेट कहा जाता है, यानी नवजात, बिल्कुल नया नया जिसका जन्म हुआ हो, ठीक, कुछ दिन तक। क्लियर? आगे बढ़े। अब इन्फेंसी में कुछ विशेषताएं हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जन्म के समय जो बच्चे का सर है वो 1/4 है, यानी 25% है उसकी बॉडी का, जो हेड है या ब्रेन है बच्चे का वो 25% है उसकी बॉडी का, यानी सर बड़ा है। 1/4 हिस्सा हेड का है, और वेट है कुछ 350 ग्राम। जो सर का भार है, वेट ऑफ द ब्रेन, वो कितना है? 350 ग्राम जन्म के समय सर का भार। इस पे अभी एक क्वेश्चन आया था स्टेट में, और पहले भी आ चुका है, रीट में भी एक क्वेश्चन आई थिंक पहले कभी आया होगा इसमें। वेट ऑफ ब्रेन इज 350 ग्राम जन्म के समय। जो हाइट है वो 18 से 19 इंच, 18 to 19 इंचेस। यार ये एक बार चेक कर लेना, इंचेस होती है या सेंटीमीटर होती है, ये देख लेना, फिर भी अभी इसको हम इंचेस ही मान के चलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस पे डाउट स्टार मार्क कर लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें, 7 से 8 पाउंड, 7 to 8 पाउंड्स वेट होगा, यानी 3 से 3.5 किलोग्राम का जो बच्चा है उसको हेल्दी मानते हैं। और अगर 2.5 किलोग्राम से यानी 2.5 kg से कम है वेट तो हेल्दी नहीं माना जाएगा। ये एक बेसिक बात है। धन्यवाद आकाश। ठीक, बेसिक सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। अब इस सर के भार की हम बात कर रहे थे, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, यहां से कई बार चीजें पूछ लेता है ना। जो मस्तिष्क का भार है वो 350 किलोग्राम, 350 किलोग्राम तो कभी नहीं होगा। देखो यार एक बार चल रहा है कि नहीं, 350 किलोग्राम तो कभी नहीं होगा, 350 ग्राम। ठीक, देखो एक बार वेट ऑफ हेड देख लेते हैं। मस्तिष्क के भार पे चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट।
मस्तिष्क का भार जन्म के समय यानी एट बर्थ, मेन चीजें पढ़ लेते हैं इसमें। एट बर्थ है कुछ 350 ग्राम, 350 ग्राम्स। कब? जन्म के समय। शिशु के सर का भार या मस्तिष्क का भार। क्लियर है ये बात? कोई दुख दर्द समस्या? बहुत बढ़िया यार, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी पेपर के बाद आपको इतना इंटरेस्ट है। सभी को पता है इस साल नौकरियां निकलनी हैं और कुछ ही लोगों को मिलनी है, तो जिनकी मेहनत ज्यादा होगी उनको ऑब्वियसली मिल जाएगी। 2 इयर्स यानी 2 साल में ये जो भार है ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, यानी 700 ग्राम के आसपास, लगभग 700 ग्राम। फिर 6 साल में यानी 6 इयर्स की एज में इसको हम 1250 ग्राम के समथिंग, ठीक। और जो क्वेश्चन आया था वो था कि एडोलेसेंस में यानी 12 से जो आपका बेसिकली 16 साल के 14 से 16 वर्ष की उम्र में, भाई किशोरावस्था आप 12 से 18 कह रहे हैं ना, तो 14 से 16 की उम्र में या 15-16 की उम्र में, 16 इयर्स लिख लेते हैं यहां पे, 15 से 16 की उम्र में अगर हम बात करें तो भार हो जाएगा 1200 से 1400 ग्राम। ये क्वेश्चन अभी एस्टेट में आया हुआ है, वो भी पीजीटी लेवल में, देख रहे हो, 1200 से 1400 ग्राम, ठीक। भागीरथ धन्यवाद। 1200 से 1400 ग्राम। अब इसके बीच में ही कहीं रहेगा। अगर आपको ऑप्शन में 1350 ग्राम मिल रहा है, इन दोनों में से कोई और नहीं मिल रहा है, तो वो ठीक है, आसपास ही होगा ना। तो एडोलेसेंस में जो मस्तिष्क का भार है वो 1200 से 1400 ग्राम। और इसको बड़ा बड़ा लिख देती हूं। कोई कह रहा है ईवीएस का दर्द सुन लीजिए यार, सीडीपी पढ़ा लेने तो कितनी चीजें एक इंसान से पढ़ोगे। अभी के लिए हिंदी इंग्लिश पेडागोजी भी मैं कोशिश करूंगी, ठीक। 1200 से 1400 ग्राम, ये चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं तो आपको क्या कहूंगी, रिकमेंड करूंगी कि आप अपने हाथों से लिखें, लाइक करने के बाद ज्यादा अच्छा लिखा जाता है, ऐसा हमने सुना है। अब हम बात किसकी कर रहे थे? इन्फेंसी की ही कर रहे थे। वेट कितना होगा ये सब हमने समझ लिया। अब यहां पे बच्चे का कुछ वेट गिरता भी है क्योंकि वो सामंजस्य नए माहौल में अडेप्ट करेगा। अब तक तो वो गर्भ में था ना माँ के, ठीक। तो अडेप्टेशन की एज है ये, एक तरीके से एडजस्ट करेगा नए एनवायरमेंट में। दूसरा, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके सीखेगा, दुनिया की समझ बनाएगा सेंसेस को यूज करके, जन्म से 2 वर्ष तक। 1 वर्ड स्टेज भी है, एक शब्द बोलना सीख जाएगा। एक शब्द तो उच्चारण कर ही लेता है ना, एक जन्म से 2 साल तक, 1 साल में करने लगेगा बल्कि एक शब्द का उच्चारण, ठीक है। बात इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द कुछ दुख बाकी है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं बिना किसी समस्या के। इतना याद कैसे रहता है मैम आपको? ये मेरा भाई भी आज मुझसे पूछ रहा था, वो कल उसने वीडियो देखी होगी शायद, या देखता ही है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा तो पूछ रहा था। मैंने कहा जब समझ में आ जाती है कोई चीज तो याद रखने की जरूरत नहीं होती, और इतनी बार डिस्कशन होता रहता है समय समय पे, और दिमाग अगर ठीक जगह पे हो तो सही चलता है। कई बार होता है जब मेरा दिमाग लैग कर जाता है क्योंकि वो कई जगह पे चल रहा होता है, बाकी मेमोरी अच्छी भी है थोड़ी सी। देख रहे हो तारीफ, देख रहे हो अपनी, नार्सिसिस्ट बन गई हूं मैं, अपनी ही तारीफ। देखो सेंसेस यूज करना 1 वर्ड स्टेज, और ये पीपीटी यूज करके ज्यादा हो जाता है, आपको आदत ही नहीं रहती याद रखने की चीजें क्योंकि सब तो नोट ही कर लेते हैं, ठीक। सेंसेस यूज तो अभी तो आदत है, चाहे व्हाइट बोर्ड पे हो, स्मार्ट बोर्ड पे हो, पीपीटी पे हो, कोई दिक्कत होती नहीं है सच। देखो सेंसेस यूज करते हैं, 1 वर्ड स्टेज तो है ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट वो फिर प्याजे में चला जाएगा। बाकी चीजें मैंने आपको बताई ही दी जो इस स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी रैपिड ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होती है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होगी। ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है यहां तक के लिए, बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे बढ़े। दूसरी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं कई बार यहां से। अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं इसको, वैसे चाइल्डहुड के अंदर ही आता है ये। इसको आप 3 से 6 वर्ष या 2 से 6 भी कई बार कह सकते हैं। यहां हम अभी के लिए 3 से 6 वर्ष लिख ले रहे हैं, ठीक। 3rd स्टेज, इस स्टेज में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है उसके मन में, क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा चाहेगा। अनुकरण की एज है, यानी इमिटेटिव एज है, इमिटेटिव स्टेज है या इमिटेटिव एज है, यानी अनुकरण की अवस्था।
अनुकरण की अवस्था कह सकते हैं आप इसको, मतलब नकल करके, आपने एक शब्द बोला उसी को रिपीट करेगा, आपको जैसे करता हुआ देखा वैसे ही करेगा। ठीक, तो अनुकरण भी करता है काफी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनिमिज्म है उसमें, यानी हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं इसको, सजीववाद। उसको लगता है निर्जीव चीजों में भी जान है, निर्जीव चीजों में भी जान है। यानी इस पेन को अगर मैं एक रैपट लगाऊं या एक चांटा लगाऊं तो इसको भी दर्द होगा। उसको अगर किसी एक चीज से चोट लग जाए तो जब तक आपने उस टेबल के 2 थप्पड़ नहीं लगा दिए उसको लगेगा कि सुकून नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपने टेबल से चोट लगी और टेबल को 2 थप्पड़ लगा दिए उसे लगेगा इसे भी दर्द हुआ होगा। वो अपनी डॉल से बात कर रहा है, उसको बिल्कुल लिविंग थिंग समझ रहा है अपनी डॉल को। ठीक, शिजुका, डोरेमोन, नोबिता सब पढ़ने आते हैं हमारी क्लास में डेली, है ना। देखिए नेक्स्ट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, टॉय एज है ये। टॉय एज, खिलौनों से खेलने की आयु, खिलौना अवस्था। अब कई लोग आएंगे इसमें अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेकर के, सो कॉल्ड, है ना, कि टॉय एज तो ये होती है और वो होती है। देखो अगर आपको इसका बिल्कुल क्लियर कट आंसर जानना है, शुरुआती टाइम में जब तक मैंने इस पर बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं की, मुझे भी कंफ्यूजन इसमें हुआ करती थी, है ना, अब नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जो मेरा पेडागोजी स्पेशल बैच है उसमें मैंने बताया भी हुआ है, इतनी सारी स्टेजेस दी हैं लोगों ने, रॉस ने अलग दी हैं, आपकी जो ये हैं, क्या नाम है इनका नाम मैं भूल जाती हूँ, हर्बर्ट नहीं, एक और वो ग्रीन वाली बुक आती है ना, उनका नाम मैं भूल रही हूँ। अरे जिसमें आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि महिला हैं कि पुरुष हैं, जल्दी से नाम बताओ। एच सही है कोई नाम, देखते हैं कौन बता पाता है। हरलॉक, एग्जैक्टली, जो श्रीमती हरलॉक हैं उनकी स्टेजेस अलग हैं, रॉस की अलग हैं, वैलेंटाइन की अलग हैं, फलाने की अलग हैं। इतनी सारी स्टेजेस हैं कि जो टाइम पीरियड है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। कोई एक व्यक्ति तो ये भी कहता है कि जन्म से 5 वर्ष तक इन्फेंसी का पीरियड ही है, तो ऐसे के लिए तो फिर टॉय एज वो हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक नंबर चाहिए, सबको याद है, बहुत बढ़िया, अगर आपको एक नंबर चाहिए तो टॉय एज हमें 3 से 6 वर्ष लगा के आनी पड़ेगी, तभी जाकर के काम बनेगा। एरिक्सन की माने तो ये प्ले एज भी यही है भाई, एरिक्सन के अनुसार तो प्ले एज भी यही है। टॉयलेट ट्रेनिंग भी इसी स्टेज में हो जाती है बच्चे की, वो संभालना सीख लेता है खुद को। ठीक, तो टॉय एज अगर पूछेगा तो आप बेझिझक 3 से 6 वर्ष लगाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्री गैंग एज है, गैंग की अवस्था नहीं है, अभी बहुत ज्यादा ग्रुप में नहीं रहता वो, लेकिन क्या है, एक आध दोस्त आसपास बनाना शुरू कर देगा। ठीक, प्ले स्टेज भी आप इसको कह सकते हो, जो प्ले वे वगैरह है वहां पे वो जाना शुरू कर देगा। प्रॉपर फर्स्ट क्लास में तो नहीं, बट जो छोटे मोटे स्कूल जो खेलने कूदने के लिए वो चला जाता है। ठीक है बात। सीटेट वाले ये देख सकते हैं, बट इसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं। सीटेट तो मैं ऐसा कराती हूँ कि बहुत ही कम समय में आपका उद्धार हो जाए, लेकिन अगर सिलेबस चेंज हुआ तो आपके काम आ जाएगी ये कहानी, है ना। ये सारी बातें हो गई, कोई दिक्कत परेशानी दर्द 3 से 6 वर्ष के लिए। अब वैसे तो इसमें कुछ और रहता नहीं है, बट फिर भी 1-2 चीजें और हैं वो भी जान लीजिए। अर्ली चाइल्डहुड की ही अभी हम बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, हिंदी वाले जान लेंगे। पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कह सकते हैं आप, 3 से 6 वर्ष। एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि ये सर्वव्यापी न्याय की अवस्था है। सर्वव्यापी न्याय, सर्वव्यापी न्याय क्या है, मुझे लग रहा है आज तो बहुत टाइम हो गया, कब से क्लास चल रही है। सर्वव्यापी न्याय का मतलब है इमानेंट जस्टिस, एज ऑफ इमानेंट जस्टिस, इमानेंट जस्टिस। ठीक, यानी सर्वव्यापी न्याय, सर्वव्यापी न्याय। उनको लगता है कि कोई एक डिवाइन अथॉरिटी बैठी हुई है आसमान में और वो जस्टिस दे देता है, तुरंत न्याय की सुनवाई हो जाती है कि अगर तुमने मेरा पेन तोड़ा है तो देख लो तुम्हें भी अभी पाप मिलेगा, सजा मिलेगी, है ना, ये होगा वो होगा, गर्म तेल में तले जाओगे, इस तरीके की चीजें। इमानेंट जस्टिस, सर्वव्यापी न्याय में उसका विश्वास है 3 से 6 वर्ष में। ये बात क्लियर है सभी को, या कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बता दीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो सेल्फ सेंटर्ड तो है ही, बच्चा क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, यानी उसका ध्यान स्वयं केंद्रित है, खुद पे ही फोकस है। ईगो सेंट्रिक भी कहा है प्याजे ने तो इसको। बहुत दर्द है कोई कह रहा है, तो उस दर्द को पढ़ाई करके निकाल दो,
है ना। ऐसे तो दर्द सभी की जिंदगी में है, मैं भी रोने लग जाऊं क्या आपसे, हैं? यहाँ पढ़ाई के दर्द की बात हो रही है, आपके ब्रेकअप के दर्द की बात नहीं कर रही हूं मैं। जब देखो मस्ती मजाक है। देखो सेल्फ सेंटर्ड है, इमानेंट जस्टिस की एज है, ये सारी बातें हम जानते हैं। वो खुद से भी बोल बोल के बातें करेगा 70 बार, ये सारी चीजें होती ही हैं इसमें। और बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है अभी उसकी बात में, तर्कहीन इस अवस्था कह सकते हो इसको, तर्क की कमी है इस स्टेज में, तर्कहीन अवस्था या फिर इलॉजिकल स्टेज है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है उसकी बातों में। ठीक है, अभी तो दुनिया में चलना शुरू किया है। इसके बाद की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको सूडो मैच्योरिटी की एज कहा जाता है। ये भाषा विकास की दृष्टि से अर्ली चाइल्डहुड, देखो अगर इनका डिस्कशन करने लग जाओ ना तो एक एक स्टेज कई कई दिन में खत्म हो, ऐसी सी अवस्था है। अर्ली चाइल्डहुड पे ही एक दो चर्चा और कर लेते हैं, इसके आगे की स्टेज कल करेंगे डिस्कस, क्योंकि फ्रेश माइंड से, आप भी फ्रेश माइंड से होगे। 1 घंटे से ज्यादा अगर इतना डेटा होगा तो आप लोग पचा नहीं पाओगे, फिर मैराथन में कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी, तब तक नहीं हो पाता है तो ठीक। अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड की, तो अर्ली चाइल्डहुड में बेसिकली भाषा विकास, फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज या फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास सबसे तेजी से होगा। सोशलाइजेशन भी तेजी से, यानी सामाजिकरण, लोगों में उठना बैठना चलना, आसपास के लोगों से वो मिलना शुरू कर देगा। सोशलाइजेशन भी फास्ट है, लैंग्वेज भी फास्ट है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी फास्ट है, शारीरिक वृद्धि फास्ट हो रही है, चाहे वो इन्फेंसी हो चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड हो। लेटर चाइल्डहुड में थोड़ी कम हो जाती है और एडोलेसेंस में फिर से बढ़ जाती है। कल 9:30 क्लास लगा देंगे आपकी, अभी आप सो जाइए, लगभग 11:15 हो गए। और कल लेटर चाइल्डहुड पे चर्चा करेंगे, उसमें बहुत सारी विशेषताएं, एडोलेसेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे बात करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेंगे फिर हम परसों वाली क्लास से, या जो भी हम मंडे को उसके बाद होगी क्वेश्चंस करेंगे फिर तो तब से हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे और एक एक वीडियो में कई कई थियरीज करेंगे, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। ये बेसिक चैप्टर है, इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में जाती ही हूं। मिडिल चाइल्डहुड की कोई जरूरत नहीं है। मिडिल चाइल्डहुड क्या होता है बेसिकली, कई बार सेम पीरियड को, अब जैसे ये 6 से 8 को ही मिडिल चाइल्डहुड कह देगा, कई बार डिपेंड करता है ऑप्शन पे, जैसा ऑप्शन है वैसा हमारा आंसर होगा। ठीक है, वो लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड के बीच में से ही काट के मिडिल चाइल्डहुड निकाल देते हैं कई बार। तो कुछ ऐसे स्टेज देने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में जो मिडिल चाइल्डहुड को भी देते हैं स्टेज, बहुत सारे हैं जो नहीं देते, है ना। रॉस ने सिर्फ 4 स्टेजेस दी हैं, बाकी हैं जिन्होंने 8 और 13 स्टेजेस तक भी दी हुई हैं। ठीक, और बाकी इतना ही डिटेल जानना है तो फिर उसके लिए तो 5 महीने 4 महीने लगेंगे। पेडागोजी स्पेशल बैच है ही, और शायद 1 अप्रैल से अभी दोबारा एडमिशन, क्योंकि कल भी मुझे कुछ मेल आए हुए हैं, तो 1 अप्रैल से दोबारा जो सेकंड बैच है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ठीक है अभी बहुत सुकून से चल रहा है, मेरे ऊपर भी लोड आता है फिर। ठीक, चलिए फिर अब कोई दुख दर्द समस्या परेशानी हो तो बता दीजिए, मैं थोड़ी 2-4 बातें आपकी सुन लेती हूँ, थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं, तब जाएंगे हैं। और लाइक शेयर ना किया हो तो कर लीजिए, और नोट्स ये एक बार फिर से रिवीजन करके बना लीजिएगा। हाँ, करियर पे होती है क्लास, और बताओ, बाकी सिर्फ वहीं होती है आजकल, और कहीं और नहीं होती है, वहां और यूट्यूब। कोई दर्द दुख परेशानी नहीं है। DEET+ भी में काम आएगा, ये बिल्कुल आएगा काम। प्रैक्टिस कराऊंगी ना, 3 दिन कराऊंगी प्रैक्टिस, किस बात का गम है। वो ऐसे छोड़ो यार, शेरो शायरी नहीं करूंगी, है ना। ऐसे अगर वो पूछ ले हमसे, देखो आपकी बहुत बढ़िया, अरे तारीफ, रुलाओगे क्या, आंसू आ रहे हैं मुझे, है? कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन रो रहा है ये? दीदी आपकी बुक कब से मिलेगी? बुक तो यार अभी पिछले इतने दिनों से काम चल रहा था, क्वेश्चंस वाली बुक तो आ चुकी है, उसमें प्रॉपर टीम काम करती है, हिंदी मीडियम की आ चुकी है, और वो किरण पब्लिकेशन की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, या देश भर में लगभग सभी जगह मिल जाएगी। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है वो कर सकते हैं। चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए, कल मिलते हैं। जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी बात हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जितने मैं पढ़ पाऊंगी उतना मैं रिप्लाई कर दूंगी। टाटा, बाय बाय, कल मिलेंगे, बाय।